हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल के वी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर सेकंड का नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। 20 दिन से आपकी क्लास मैंने यूट्यूब पे नहीं ली थी, कोई मेजर प्रॉब्लम्स की वजह से। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ, जिसका नाम है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अब आपकी क्लास रेगुलर होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी वीडियो डल जाएगी और डेली वीडियो डलने का टाइम रहेगा शाम को 4 से लेके 5 के बीच का। अब देखो, आपको मैं नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले आपने गॉस के नियम के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या होता है गॉस का नियम? फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस का नियम। क्या कहता था गॉस का नियम? कोई भी प्रश्न है, ये कोई भी एक पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश थे भिन्न भिन्न, यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था, यहाँ Q3 था, और बाहर यदि कोई भी आवेश थे Q4 एंड Q5। तो गॉस का नियम क्या कहते हैं? जो इस पृष्ठ के भीतर आवेश है उनका हम जोड़ करते हैं, वो क्या कहलाता है? गॉस का नियम कहलाता है। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ क्यू के इक्वल होगा। आपने ये आवेश क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये इस पृष्ठ के बाहर स्थित है। जब ये इस पृष्ठ के बाहर स्थित है, मेरे को अच्छी तरह से पता है कि गॉस का नियम क्या कहते हैं? जो केवल पृष्ठ के भीतर आवेश है, केवल और केवल हम उनको लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद, जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वो क्या है? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है? चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको अच्छी तरह से पता है चालक आवेशित गोला, चालकों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, फ्रेंड द्वारा आवेशन पढ़ा हुआ है आपने। तो चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए आप क्या करते हो? आप 3 पॉइंट लोगे। फर्स्ट पॉइंट तो क्या होगा? जब बिंदु गोले के बाहर स्थित। सेकंड पॉइंट क्या होगा? जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? जब बिंदु गोले के भीतर स्थित होगा। तीनों के बारे में बारी बारी से स्टडी करेंगे। अब पहला पॉइंट क्या है? जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। अब देखो, मैं कोई भी एक गोला बनाता हूं, ठीक है, कोई भी एक चालक गोला बनाता हूं, जिसका केंद्र मैंने क्या बनाया है? पॉइंट O। इससे इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। इस पर इसको आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित किया गया है। इसके पृष्ठ पर आवेश कितना है? Q है, ठीक है, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है। अब पॉइंट का नाम क्या? जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित मतलब मैंने यहाँ कोई भी पॉइंट क्या मान लिया? P मान लिया, जिस पर मेरे को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। इस पॉइंट P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। अब इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र, इस गोले का जो केंद्र है वो क्या है? पॉइंट O, ठीक है, ये इसका केंद्र है। अब समकेंद्रीय गोला खींचते हैं, इस केंद्र को मानते हुए एक और गोला खींच लेंगे। मतलब इसका जो केंद्र है वो इस गोले का भी क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। ये मैंने एक और गोला खींच लिया। यहाँ क्या है? पॉइंट P है, जो कि इस गोले के बाहर स्थित है। इस पॉइंट O से इस पॉइंट P की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, जो कि गोले के बाहर स्थित है। तो मैंने इसकी दूरी कितनी मान ली? स्मॉल r मान ली। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, स्मॉल r, ठीक है। अब देखो, जब पॉइंट P गोले के बाहर स्थित है, इसकी दूरी स्मॉल r है। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है, यहाँ आपको कुछ चीजें, अब आपको पुरानी चीजें याद करनी पड़ेगी। जहां विद्युत क्षेत्र में जाओ, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी अन्य आवेश आएगा, या तो वो आकर्षण अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। अब यहाँ भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर होता है, ठीक है। जब भी प्लस होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा? दूर होगा। प्लस हमेशा विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा? अपने से दूर धकेलेगा। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होगी? इस दिशा में होगी, दूर होगा विद्युत क्षेत्र इससे। क्लियर है? यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास तो आने से नहीं रहा, पॉजिटिव के पास आएगा तो इसको ये क्या करेगा? दूर फेंकेगा। दूर फेंकेगा तो विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? इस तरफ होगा।
अब बात आती है जब विद्युत क्षेत्र आ गया, अब इसमें क्या करोगे आप, क्षेत्रफल सदिश, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इस दिशा में होगा। क्लियर है? देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार, कुछ भी नहीं है। एक चालक गोला लेते हो जिसका पॉइंट क्या है, ओ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है, कैपिटल आर है। इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है, स्मॉल क्यू आवेश है या कैपिटल क्यू आवेश है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इस गोले केंद्र को, इस गोले को केंद्र मानते हुए क्या करता हूँ, यहाँ कोई भी पॉइंट P मान लेता हूँ, इसके संकेंद्रीय एक और गोला खींच लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर मेरे को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। इस पॉइंट P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए पॉइंट O से R दूरी पर बिंदु P है। अब मैं जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करूंगा, मेरे को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ क्या है, प्लस चार्ज है। अब आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में क्या पढ़ा था, धनावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र हमेशा धनावेश से दूर की ओर होता है। जब ये इसके पास आएगा, ये इसको क्या करेगा, दूर धकेलेगा, तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ होगा। अब मैं आपने ये चीज पढ़ी हुई है, फाई इज इक्वल टू समाकलन डी फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये आपने विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र होता है, ये क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है। और आपने विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन ये थी, और गाउस के नियम से आपने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गाउस के नियम से, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। फाई किसके इक्वल होता है, ई सदिश डॉट डी एस सदिश के। गाउस के नियम में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। मतलब जब आप विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करोगे तो फाई ई सदिश डॉट डी एस, और गाउस के नियम की बात करोगे तो फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है कि फाई दो चीजों में है, ठीक है, फाई इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। जब इसके बराबर भी है, और ये अपने आप में क्या है, एक गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है, गोले को केंद्र मानते हुए मैं एक गाउसीय पृष्ठ की रचना कर देता हूँ। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है कि परिभाषा से आपको अच्छी तरह से पता है, फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट डी एस सदिश है, ई सदिश डॉट डी एस सदिश है, यानी समाकलन बंद पृष्ठ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। आप सदिश हटाओगे तो आपको अच्छी तरह से पता है क्या आएगा, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। सदिश को हटाते हो हमेशा क्या आता है, कोस थीटा आता है, आपको अच्छी तरह से पता है। अब कोस थीटा आ गया, इस थीटा को आपको क्या करना है, खत्म करना है। अब विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश भी इसके समानांतर है, ठीक है, मतलब ई सदिश समानांतर किसके है, डीएस सदिश के है। ई सदिश समानांतर किसके है, डीएस सदिश के है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो कोस जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, एक के। तो फाई इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ds, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ds। समीकरण 1। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं एक और स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो आप। ई ds थीटा की जगह जीरो कर दो, कोस जीरो एक होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, फाई ई ds। अब देखो मैं फिर बता देता हूँ एक बार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गाउस का नियम, ये दोनों चीजें आपने बैक में पढ़ी हुई हैं, ठीक है, वहां से आप देख लेना कि कैसे आए थे। अब ये भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 से क्या कर दूंगा मैं, लास्ट में दोनों को इक्वल रख दूंगा। अभी हम समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, पुनः समीकरण
1 से। ठीक है, अब देखो जब मैंने किया था तो सदिश का निशान टामा आपने अच्छी तरह से 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सदिश जब बढ़ता है तो कोस थीटा आता है, कोजे आती है। ठीक है, और जब सदिश नहीं होता तो साइन थीटा आता है, सॉरी, ई सदिश डॉट डीएस सदिश, तो ई डीएस कोस थीटा, थीटा 0 कोस 0 1, तो ई डीएस कोस 0 ई डीएस आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेप की जगह ये स्टेप लिख सकता हूँ, कोस 0 ई को बाहर निकाल लो और ds। अब मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि ds छोटा सा क्षेत्रफल है। अब मेरे को उसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अब जब मैं पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा, ds का मतलब क्या है, ds का मतलब क्या है, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ds का मतलब क्या है, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब मैं इसको अच्छी तरह से बताया कि गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा, आपको अच्छी तरह से बताया कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये तो अंडरस्टूड बात है कि आपको पता ही होना चाहिए कि इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, आपने 10th में पढ़ा हुआ है मैथ में। तो ये किसके इक्वल होगा, क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर के। तो ds की जगह क्या रख दोगे, फाई इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण 3। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ds ये क्या है आपको अच्छी तरह से पता है कि गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। जब ये गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी गोले का क्षेत्रफल का याद करने का सूत्र क्या होता है, फिक्स होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे ds समाकलन बंद पृष्ठ ds की जगह मैंने क्या कर दिया, 4 पाई r स्क्वायर रख दिया। अब ये समीकरण आ गई, समीकरण 3। अब आपने गॉस का नियम ये रहा, ठीक है, समीकरण 2 ये रही, 3 ये रही, 2 और 3 को क्या कर दो आप, इक्वल रख दो, क्योंकि ये भी फाई है, ये भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है। हम दोनों को क्या करके चलते हैं, बराबर मान के चलते हैं। जब हम बराबर मान के चलेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व 3 से करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। देखो क्यों किया, गॉस का नियम क्या है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू यहाँ कितनी है, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, ये भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के, तो मैंने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, 2 इज इक्वल टू क्या कर दिया, 3 कर दिया। जब मैंने ये किया तो अब यहां से मैं E की वैल्यू निकाल सकता, क्योंकि मेरे को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र याद करना है, विद्युत क्षेत्र याद करना है, तो मैं E की वैल्यू निकाल लूंगा, E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सिग्मा क्यू की जगह उससे पहले एक चीज और कर लो, सिग्मा क्यू को किसके इक्वल मान लो, या इससे पहले एक चीज और कर सकते हो आप करना चाहो तो, क्योंकि सिग्मा में वैल्यू आ जाएगी, आप सिर्फ और सिर्फ क्यू में ले लेना। फाई इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। अब जब फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो सिग्मा क्यू को मैं किसके इक्वल मान सकता हूँ, क्यू के इक्वल मान सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि एक ही आवेश हो, इसके अंदर हो सकता है 2 आवेश हो, 2 आवेश होंगे तो मैं Q1 प्लस Q2 मान लूंगा, ठीक है। फिलहाल मेरे को इतना पता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना आवेश है, Q आवेश है, Q आवेश है, तो मैंने सिग्मा क्यू को किसके इक्वल मान लिया, Q के इक्वल मान लिया, तो Q के इक्वल मान लिया, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 4 आ गया, ठीक है। क्योंकि आपने गॉस के नियम में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हुआ है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि इस पर आवेश कौन सा वितरित है, Q आवेश वितरित है। आपने फॉर्मूला सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हुआ है, क्लियर है, ये भी रख सकते हो आप, लेकिन आपने इसके अंदर आवेश एक ही प्रकार का मानना है, क्या, Q, तो आपने सिग्मा क्यू को किसके इक्वल मान लिया, Q के इक्वल मान लिया, तो फाई इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब आप क्या करोगे, जब इतना हो चुके हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को 3 और 4 को इक्वल रख दो, समीकरण
3 बराबर 4 से करो। 3 बराबर 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, यहाँ भी ये भी फाइव की इक्वल है, ये भी फाइव की इक्वल है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। जब मैंने दोनों को इक्वल किया तो यहां से मैं E की वैल्यू निकाल सकता हूं। E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन में चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, K के इक्वल होता है। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने का सूत्र होता है, उस पर विद्युत क्षेत्र याद करने का सूत्र होता है। फिर रिपीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, पॉइंट O है, इससे बाहर स्थित बिंदु पर करना है, बाहर कोई भी बिंदु P मान लेता हूँ जो कि r दूरी पर स्थित है। अब इस गोले को केंद्र मानते हुए मैं एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करता हूँ। अब प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर होता है, तो इसके बाहर की ओर होगा। जब विद्युत क्षेत्र दूर की ओर है तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, वो भी उधर होगा। ठीक है, E डॉट ds दोनों समानांतर है तो थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1। अब बात आती है ds की। ds क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है कि गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और आपको किसी भी गोले का क्षेत्रफल याद करना है उसके लिए आपके पास फिक्स फॉर्मूला है। वो क्या है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है। जो 4 पाई आर स्क्वायर है आपको अच्छी तरह से पता है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपने गाउस के नियम में फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हुआ है, तो आपको अच्छी तरह से पता है इसमें आवेश कौन सा वितरित कर रहे हो, समान, एक समान रूप से Q। तो सिग्मा क्यू के इक्वल है, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इस समीकरण को याद रखना, जो भी समीकरण है यही है, समीकरण नंबर 5 चाहिए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल था, K के। अब सेकंड जो पॉइंट है इसका वो क्या है, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा, मतलब ये कोई भी एक क्या है, गोला है, यहाँ कोई भी पॉइंट O है जो कि इसका केंद्र भी है, इससे इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, अब मेरे को क्या कह रही है, पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब इसकी सतह पर स्थित हो, ये इसका पृष्ठ है। पॉइंट P कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। अब मेरे को अच्छी तरह से पता है कि पॉइंट P यहाँ स्थित है, और इस पर आवेश क्या है ये भी मेरे को अच्छी तरह से पता है कि आवेश एक समान रूप से वितरित है, जो कि प्लस है। ठीक है, प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब यहाँ एक बात याद रखने वाली है, जब भी बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होता है, तो त्रिज्या उसकी दूरी के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मतलब इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो इसकी दूरी भी क्या होगी, कैपिटल R होगी। अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो इसकी दूरी भी क्या होगी, कैपिटल R होगी। याद रखना, जब भी बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा, पॉइंट O है, इसकी त्रिज्या R है, और पॉइंट P पृष्ठ पर स्थित है, XYZ जब आप विभव याद करोगे आगे के चैप्टर में ये आएगा, जब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, त्रिज्या हमेशा दूरी की क्या रहेगी, बराबर रहेगी, जब हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, मतलब कैपिटल R रहेगा यहाँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पढ़ा हुआ है पीछे कि E इक्वल टू KQ कोण में R स्क्वायर पढ़ा हुआ है। ठीक है, वहां पॉइंट P यहाँ था, उसकी दूरी क्या थी, स्मॉल r थी। अब स्मॉल r किसके इक्वल है, कैपिटल R के। क्यों, क्योंकि यहाँ तो अलग था। ठीक है, अब यहाँ मैंने पॉइंट P यहाँ ले आया, इसकी दूरी क्या होगी, कैपिटल R होगी। बाकी विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा, क्षेत्रफल सदिश भी सेम ही दिशा में होगा। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी यहाँ क्या चल जाएगा,
इससे दूर जाएगा, सिंपल सी बात है, प्लस दूर फेंकेगा, क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही होगा। ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व कर देना इसको, क्योंकि और क्या आ जाएगा फिर, स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा सॉल्व किया है, सेम यही चीज सॉल्व करनी है, स्मॉल आर की जगह सिर्फ आपको क्या लेके चलना है, कैपिटल आर लेके चलना है। आप देखो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, तो जहां स्मॉल आर था वहां कैपिटल आर कर दो, आंसर वही आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर किसके इक्वल आ जाता है, कैपिटल आर के इक्वल आ जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दूर होगा, क्षेत्रफल से भी सेम होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा सेम आएगा। लास्ट में हम क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर, बाकी सेम सॉल्व होगा, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख दोगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो, अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जब बिंदु गोले के भीतर स्थित होगा तो क्या होगा, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित है मतलब ये कोई भी एक प्रश्न गोला है, ठीक है, इससे इसकी त्रिज्या कितनी है, आप इस गोले को केंद्र मानते हुए आपने क्या खींचा था, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा था। ठीक है, इस गोले को केंद्र मानते हुए आपने क्या खींचा था, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा था। तो आपने जब गोले को केंद्र मानते हुए गॉसियन पृष्ठ खींचा था तो इसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर। अब पॉइंट बी कहाँ है, इसके भीतर स्थित है गोले की। ठीक है, इसकी दूरी मैंने क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली, क्योंकि भीतर स्थित है, पृष्ठ पर स्थित नहीं है, तो इसकी दूरी मैंने क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली। और इसके पृष्ठ पर आवेश क्या रहता है, एक समान रूप से, इसके पृष्ठ पर आवेश क्या रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या रहता है, वितरित रहता है। अब देखो, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित है और आप किस गोले की बात कर रहे हो, सबसे पहले बात चालक आवेशित गोले की बात कर रहे हो। चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यह आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, शून्य आएगी। आवेश कितना आएगा, शून्य होगा, क्योंकि आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा। ठीक है, जब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य की बात कर रहा हूं तो इसके भीतर आवेश तो उपस्थित हो ही नहीं सकता। जब उपस्थित हो ही नहीं सकता तो गाउस का नियम क्या कहता है, देखो गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, गाउस का नियम। जब गाउस का नियम फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश है। आपको अच्छी तरह से पता है कि सिग्मा क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। ठीक है, परिबद्ध आवेश, तो सिग्मा क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश है। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू, सिग्मा क्यू की वैल्यू इसके भीतर क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप चालक आवेशित गोले की बात कर रहे हो। जब आप चालक आवेशित गोले की बात कर रहे हो तो इसके भीतर आवेश का मान क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो परिभाषा से फाई इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ ई सदिश डॉट ds सदिश, ई सदिश डॉट ds सदिश, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों को इक्वल रखा था 0 के। ठीक है, eds, तो e की वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, आवेश इसके भीतर उपस्थित नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आवेश की वैल्यू क्या आ चुकी है, शून्य आ चुकी है, क्योंकि भीतर की बात कर रहा हूँ, चालक गोला है।
चालक गोला है तो इसके भीतर आवेश उपस्थित ही नहीं हो सकता। और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, E सदिश डॉट ds। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। इसके इक्वल 0 था तो इसके इक्वल 0 रख दिया, तो सिंपल सी बात है कि E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। तो जब बिंदु गोले के भीतर स्थित होता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, हमेशा याद रखना कि जब भी बिंदु गोले के भीतर स्थित होगा, और हम चालकों की बात करते हैं स्पेशल, अचालक में बिल्कुल भी नहीं आएगा शून्य, क्योंकि अचालक गोला है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित होगा ही होगा। ठीक है, तो चालकों के भीतर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती है। अब यदि आपको इसका ग्राफ बनाना है, अब यदि आप इसका ग्राफ बनाना है तो यहाँ वैल्यू क्या आई थी, पृष्ठ पर k क्यूब कोण में कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठ पर k क्यूब कोण में कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ क्या था, E की वैल्यू 0 थी गोले के भीतर। ठीक है, R इज इक्वल टू कैपिटल R, पृष्ठ है ये। ठीक है, और जब आप बात करते हो गोले के बाहर स्थित यानी R की, ठीक है, स्मॉल r की, अब देखो क्या था, E की वैल्यू 0। ठीक है, E की वैल्यू 0, तो यहाँ कोई ग्राफ बनने नहीं वाला, सिंपल सी बात है। R इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, यानी यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, के क्यों कोण में R स्क्वायर है वैल्यू। अब इस पे आओ, इस पे आओगे जब, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, E व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। आपने अच्छी तरह से पता है कि ये दोनों क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको E व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब मेरे को ये तो पता चलेगा कि ग्राफ क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का आएगा और स्मॉल r के रूप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या है, स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। ग्राफ कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से चेंज होगा, यूं आएगा व्युत्क्रमानुपाती, E व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। ये क्या है, आपके गाउस के नियम का फर्स्ट प्रयोग कंप्लीट है मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर नई नई वीडियो लाता रहूँ। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो परसों डलेगी, यानी कि मंगलवार को। थैंक यू वेरी मच।